अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन जिस तरह से हमने पहला पार्ट सॉल्व किया उसी तरह से कुछ ये भी क्वेश्चन आएगा, जहां पर इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ व्हिच हैज बीन नंबर्ड, दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 5 वर्ड्स और फ्रेजेस आर सजेस्टेड, one of which fits the blank appropriately. Find out the appropriate word or phrase in each case. Again आपको क्या करना है, एक पैसेज है, एक पैसेज में कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये ब्लैंक्स 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हर ब्लैंक के बाद आपको एक वर्ड मिलेगा ब्रैकेट में। अगर आपको लगता है कि जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है वो करेक्टली यूज्ड है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 जो कि है नो चेंज रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि वो ऑप्शन इनकरेक्ट है तो आपके पास 4 और ऑप्शंस हैं सिलेक्ट करने के लिए, जो कि है 1 2 3 4, जिसमें से आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ एक चीज़ को, क्या कि हो सकता है 2 वर्ड्स हो, 3 वर्ड्स हो, सेम मीनिंग के हो, लेकिन एक ऐसा वर्ड आएगा जहाँ पर लिखा होगा सेल और एक ऐसा वर्ड आया था जहाँ पर लिखा था ड्रॉ, राइट। तो हमें क्या चूज़ करना है, जो भी वोकैबुलरी बेटर वोकैबुलरी का रोल प्ले करेगी उस वोकैबुलरी को हम चूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 रादर आपके सामने। इट सेज द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन अ डैश टॉपिक फॉर डिबेट इन रीसेंट डेकेड्स। कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो कुछ पिछले डेकेड से क्या हो गया है, कैसा हो गया है, कैसा टॉपिक बन गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट में लिखा है अमेरिकन सोसाइटी डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन आफ्टर हाई स्कूल। कह रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी हाई स्कूल के बाद की जो एजुकेशन है उसको क्या करती है, डेनिग्रेट करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं येट द कॉस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड एडवांस डिग्रीज कंटिन्यूअली राइजेस एट अ ग्रेटर रेट दैन इन्फ्लेमेशन। कह रहे हैं उसके बावजूद जो अंडर ग्रेजुएट कॉस्ट है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की जो कॉस्ट है या हायर एजुकेशन कोर्स की जो कॉस्ट है वो उसके बावजूद बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ भी कैसे रही है, एट अ ग्रेटर रेट दैन इन्फ्लेमेशन। मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन, ज्वलन से भी ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमिटी ऑन स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस। फिर कह रहे हैं कि एडवाइजरी कमिटी जो स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस में बनी है उसने ये कहा है कॉस्ट फैक्टर्स प्रिवेंट 48% ऑफ द कॉलेज क्वालिफाइड हाई स्कूल ग्रेजुएट्स फ्रॉम डैश फर्दर एजुकेशन। इसी कमिटी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कॉस्ट फैक्टर की वजह से 48% तक स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई परस्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट फैक्टर की वजह से कि पैसा इतना ज़्यादा है तो वो अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। द करंट सिस्टम रिक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू डैश एक्सटेंसिव डेट विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे गेन डैश पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट टू रीपे देयर लोन्स। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस बात की चाह रखता है, वो इस चीज़ को समझता है क्या कि जो जितने भी स्टूडेंट्स अब कॉलेज गोइंग है, जितने भी स्टूडेंट्स अब हमारे यहाँ आके एडमिशन लेने वाले हैं, वो इस बात की आशा करता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेट लें, ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लें, और इस एक्सपेक्टेशन के साथ कर्ज लें कि आगे आने वाले समय में उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ऐसी एम्प्लॉयमेंट, ऐसी जॉब आ जाएगी कि उनको पैसा वापस, लोन वापस करने के लिए जॉब सफिशिएंट होगी। तो वो जॉब कैसी होगी वही हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन रेजेस सेवरल डैश इश्यूज। कह रहे हैं जो हायर एजुकेशन की जो कॉस्ट है, जो पैसा है, वो कई सारे इश्यूज को जन्म देता है। अब ये इश्यूज कैसे हैं, दूसरा क्वेश्चन इस पे आ गया। फिर कह रहे हैं अमंग दीज आर द परपिचुएशन ऑफ द साइकिल ऑफ डेट इन अमेरिकन कमर्शियल सोसाइटी। अब इन्हीं में से, इन सारे इश्यूज में से एक इशू ये भी है कि साइकिल ऑफ डेट का जो परपिचुएशन है, मतलब साइकिल ऑफ डेट, कर्ज एक साल लिया गया, अगले साल कुछ और लोग आए उन्होंने भी कर्ज ले लिया, अगले साल कुछ और लोग आए उन्होंने भी लोन ले लिया। तो एजुकेशन के सेक्टर में जो इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं उनमें से एक इशू ये भी है कि हायर एजुकेशन के लिए जो कर्ज लिया जाता है, जो लोन लिया जाता है, वो अमेरिकन कमर्शियल सोसाइटी में उसकी साइकिल बंद नहीं हो रही है, वो परपीचुअली चलती जा रही है, मतलब कॉन्टिन्यूसली चलती चली जा रही है, बंद नहीं हो रही है।
द डैश ऑफ डिफरिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कॉस्ट एंड द रिजल्टिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड रेशियल इनइक्विटीज इन कॉलेज डेमोग्राफिक्स। फिर कह रहे हैं क्या कि जो डिफरिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। अभी हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में करने जाएंगे पढ़ाई तो उसकी फ़ीस एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस कम होगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि इनकी एजुकेशन की जो सेक्टर है, इनका कॉस्ट, इनके प्राइस, इनके एजुकेशन का प्राइस उस पर डिपेंड करता है जितना ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हाई होता जाता है। और रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या होता है कि सोशियो इकोनॉमिक और रेशियल इनइक्विटीज़ कॉलेज डेमोग्राफिक्स में बन जाती हैं। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है वो लोग जो एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सोशल इनइक्विटीज़ आ जाती हैं। लोग बोलते हैं कि ये इनकी कास्ट ये है, इनकी कास्ट ये है, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ बैठूंगा, ऐसी चीज़ें। दूसरा ये बोल रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ भी आ जाते हैं। तो ये सारे इशूज़ आ जाते हैं जब हम सारे इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 इश्यूज़ डिस्कस किए। सबसे पहला कौन सा था कि साइकिल ऑफ डेट परपेचुअली चलती जा रही है, कॉन्टिन्यूसली चलती चली जा रही है। और दूसरा हमने डिस्कस किया है क्या कि हायर एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे तो उनकी कॉस्ट भी हाई होती चली जाएगी, जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। फिर कहा है कि इनकी वजह से ही काफ़ी सारे रेशियल इनइक्विटीज़ भी चले आते हैं जो कि कॉलेज डेमोग्राफिक्स में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कॉलेज के जोग्राफिकल एरिया में काफ़ी ज़्यादा बेस्ड हो जाते हैं। फिर कह रहे बोथ एन एग्जामिनेशन ऑफ द करंट ट्रेंड्स एंड फिगर्स एंड अ क्लोजर लुक एट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल शो द ट्रबलसम स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन। फिर कह रहे चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए, चाहे आप एग्जामिन करिए करंट ट्रेंड्स को, मतलब जो अभी चल रहा है, करेंटली चल रहा है उसको, या फिर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात लीजिए, दोनों से आपको यही पता चलेगा कि हायर एजुकेशन की जो स्थिति है, जो स्टेट है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरी हुई है अगर हम इसके स्थिति की बात करते हैं तो। एंड इट्स डैश ऑन आवर कमर्शियल सोसाइटी, और इसका जो क्या है हमारे कमर्शियल सोसाइटी पे, उसकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है। आगे कह रहे हैं रिसर्च इंडिकेट्स अ स्टीप अपवर्ड ट्रेंड इन द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। एक रिसर्च में ये पता चला है क्या कि कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो पिछले 20वीं सदी में स्टीप अपवर्ड, मतलब तीव्र तेज़ी से बढ़ती चली गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी कॉस्ट बढ़ रही है। इन रिसेंट डेकेड्स, कुछ 10 सालों में क्या बताया गया है, अमेरिका हैज़ विटनेस्ड अ वाइडनिंग गैप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ट्यूशन। अमेरिका ने इन्फ्लेशन और ट्यूशन के बीच में एक काफ़ी बड़ा गैप देखा है, मतलब इन्फ्लेशन से भी तेज़ी से ट्यूशन बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन का कॉस्ट भी इतना नहीं बढ़ रहा होगा जितना एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है। An incoming freshman at a typical college dash charges for tuition, university fees, books, room and board and other miscellaneous items. एक इनकमिंग मैन, जो एक नया आदमी जब भी कॉलेज में कोई एडमिशन लेने आता है तो उसको काफ़ी सारे चीज़ों के लिए खर्चा करना पड़ता है, जिसमें से चाहे आप ट्यूशन फ़ीस की बात कर लीजिए, चाहे आप यूनिवर्सिटी फ़ी की बात कर लीजिए, चाहे आप बुक्स की बात कर लीजिए, रूम की बात कर लीजिए, बोर्ड की बात कर लीजिए, और दुनिया भर के जो आइटम्स या एक्सपेंसेस उसको करने पड़ते हैं एक बार कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, उन सभी की बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज जो है ये हायर एजुकेशन के लिए क्रिटिक लेके आया है। क्रिटिक लेके आया है मतलब क्या है कि उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बता रहा है, राइट। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नेगेटिव चीज़ें बताएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पैसेज में जो हम वर्ड सिलेक्ट करने वाले हैं वो भी कुछ नेगेटिव वर्ड्स ही होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन विद आवर फर्स्ट ऑप्शंस। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन, कह रहा है द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन अ कॉन्ट्रास्ट टॉपिक फॉर डिबेट इन रीसेंट डेकेड्स। कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन की जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है, जो बढ़ती हुई कॉस्ट है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कैसा टॉपिक बन गई है पिछले कुछ सालों में, कैसा टॉपिक बन गई है। तो ऑप्शन पहला जो लिखा हुआ है वो तो कॉन्ट्रास्ट कह रहा है, लेकिन हमें और भी ऑप्शंस देखने हैं। तो ऑप्शंस पहले हैं, पहला ऑप्शन है कंटेम्प्ट, दूसरा ऑप्शन है कांस्टेंट, देन यू हैव कॉन्टिन्यूइंग, उसके बाद दिया है कॉन्ट्राइट, और लास्ट में है नो चेंज रिक्वायर्ड।
ठीक है, नो चेंज रिक्वायर्ड। तो आपको बताना है पहले वाले, आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आपको जल्दी से बताना है फर्स्ट ऑप्शन में क्या लगेगा। द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन अ डैश टॉपिक फॉर डिबेट इन रीसेंट डेकेड्स अमेरिकन सोसाइटी। आगे बताओ, बताओ क्या होगा। हाँ तो चलो 10 सेकेंड्स हो चुके हैं, है ना। आई सपोज आपको आंसर मिल गया होगा, आपने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया होगा। देखो तो मीनिंग्स बता देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कंटेम्प्ट, है ना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, इसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट। कांस्टेंट का मतलब होता है रुका हुआ। कॉन्टिन्यूइंग का मतलब होता है लगातार चल रहा है। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है सॉरी, अपोलोजेटिक, माफी मांग रहा है, जो माफी मांगने योग्य, उसको हम बोलते हैं अपोलोजेटिक, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन है नो चेंज रिक्वायर्ड, जो कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कॉन्ट्रास्ट की मीनिंग क्या होती है, पहले पार्ट में बताया था। कॉन्ट्रास्ट की मीनिंग होती है पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, कुछ इस तरह से, है ना। तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो आगे आने वाला नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो आगे आने वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हायर कॉस्ट एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, हैज़ बीन अ डिसरिगार्डेड कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या, ऐसा होगा डिसरिस्पेक्टफुल, नहीं, हायर एजुकेशन है तो डिसरिस्पेक्ट करने वाली कोई बात ही नहीं आती। फिर उसके बाद कह रहे हैं अपोलोजेटिक, क्या माफ़ी मांगने वाला कोई टॉपिक है, नहीं। कॉन्ट्रास्ट होगा नहीं, क्यों हमने डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन नंबर ई बी इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन आता है बी और सी। आप में से कई सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कांस्टेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कांस्टेंट मतलब हो गया कोई चीज़ रुकी हुई है, और कंटिन्यूइंग मतलब हो गया कोई चीज़ लगातार चल रही है। जब हमने ये चीज़ कही कि रीसेंट डेकेड्स से कोई चीज़ चली आ रही है, हायर एजुकेशन की जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है ये एक टॉपिक बन गया है काफ़ी सालों से, तो काफ़ी सालों से दैट मीन्स ये कंटिन्यूअसली वैसा चल रहा है। अगर कांस्टेंट बोल देंगे तो रुक गया है, रुका हुआ टॉपिक है, रुका हुआ नहीं है, ये चीज़ कॉन्टिन्यूअसली चल रही है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा इसी वजह से सही हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कॉन्टिन्यूइंग। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, मतलब सेकंड ब्लैंक के लिए हमारे पास क्या है। देखिए सेकंड ब्लैंक कहाँ लिखा हुआ है, यहीं पर है। कह रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी डेनिग्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन आफ्टर हाई स्कूल, yet the cost of undergraduate and advanced degrees continually rises at a greater rate than। देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है कि अमेरिकन सोसाइटी डेनिग्रेट द इम्पोर्टेंस। एक चीज बताइए, कोई भी सोसाइटी होती है, कोई भी सोसाइटी होती है, क्या वो एजुकेशन को, सोसाइटीज बनाई क्यों जाती है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। अब क्या कोई भी ऐसी सोसाइटी होगी जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम ना करके उनके डिग्रेडेशन के लिए काम करेगी? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं करेगी, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है डेनिग्रेट, उसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। अब आपके पास और क्या ऑप्शंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला लिखा है इमैक्युलेट, इमैक्युलेट, दूसरा लिखा है इम्यून, थर्ड इज इनिमिकल, डी एम्फसाइजेस, ठीक है, और लास्ट है नो चेंज रिक्वायर्ड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, लास्ट ऑप्शन है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, तो डेनिग्रेट तो करेगा नहीं, तो क्रिटिसाइज वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से सोचिए कि क्या होना चाहिए। आपके पास 10 सेकेंड का समय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, दैट्स इट। देखो हमने क्या बताया कि नो चेंज रिक्वायर्ड जो ये है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इसमें से देखो, सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट की मीनिंग क्या होती है? परफेक्टली क्लीन, परफेक्टली क्लीन, कोई चीज़ एकदम साफ सुथरी, नीट एंड टाइडी है तो हम यूज़ करते हैं इमैक्युलेट का। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इम्यून, जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी
डिजीज को कितना रेजिस्ट कर सकती है, डिजीज को कितना उससे लड़ सकती है, राइट। फिर हमारे पास वर्ड है इनिमिकल, जिसका मतलब होता है हार्मफुल, जो चोट पहुंचा सके। और एम्फसाइजिस का मतलब क्या होता है, जोर देना, टू गिव फोर्स ऑन समथिंग, ठीक है, किसी चीज को फोर्स करना, फोर्स करना एज इन फोर्स करना, जबरदस्ती करना नहीं, फोर्स करना मतलब किसी चीज पे जोर डालना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अमेरिकन सोसाइटी क्या करेगी, डेनिग्रेट करेगी नहीं। क्या अमेरिकन सोसाइटी क्लीन करेगी, क्लीन करेगी नहीं करेगी। क्या अमेरिकन सोसाइटी रेजिस्ट करेगी हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को, रेजिस्ट मतलब दूर करेगी नहीं। क्या अमेरिकन सोसाइटी उनके लिए हार्मफुल है, नहीं। अमेरिकन सोसाइटी एम्फसाइज करेगी, जोर डालेगी कि हायर एजुकेशन की जो स्टडीज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स बिल्कुल ये कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा एम्फसाइजेस, ठीक है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एम्फसाइजेस, जो कि क्या कह रहा है कि हमारे पास ये तीनों और ये ऑप्शन गलत है और एम्फसाइजेस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सोसाइटीज़ बनती हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। अगर वो वेलफेयर का ही काम नहीं करेगी तो फिर उसका कोई लेना देना किसी काम से रह ही नहीं जाएगा, है ना। तो चलिए, फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि ये एम्फसाइज करती है, अमेरिकन सोसाइटी एम्फसाइज करती है किसको, हायर एजुकेशन की स्टडीज़ को, हाई स्कूल के बाद के स्टडीज़ को, येट द कॉस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट, उसके बावजूद कॉस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट और एडवांस डिग्रीज की जो कॉस्ट है कंटिन्यूअली राइजेज एट अ ग्रेटर रेट दैन, उसके बावजूद इनकी प्राइसेस, इनकी कॉस्ट कंटिन्यूअली मतलब लगातार बढ़ती चली जा रही है और एट अ ग्रेटर रेट। किससे ज्यादा, ग्रेटर रेट किससे ज्यादा, पहला दिया है इन्फ्लेशन, पहला दिया है इन्फ्लेशन, ऑप्शन में आपके इन्फ्लेमेशन पहले से ही दिया हुआ है, राइट। इन्फ्रेंस, सी दिया है इनॉक्वस, डी दिया है इनकॉन्ग्रुअस, और लास्ट हर ऑप्शन हर क्वेश्चन की तरह नो चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नो चेंज रिक्वायर्ड में जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है या तो सूजन या फिर जलन। अब देखो एक बात बताओ, हायर एजुकेशन की कॉस्ट को क्या सूजन और जलन से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे ना। तो ऑब्वियस ही बात है सूजन और जलन को भेज दो, उसका कोई मकाम नहीं, ठीक। फिर आता है इन्फ्लेशन, फिर आता है इन्फ्रेंस, फिर आता है इनॉक्वस, फिर आता है इनकॉन्ग्रुअस। जल्दी से बताओ, अगेन 10 सेकेंड्स का टाइम है, तो आप 10 सेकेंड्स में बता देंगे कितना कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, येट द कॉस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड एडवांस डिग्रीज कंटिन्यूअली राइजेज एट अ ग्रेटर रेट दैन डैश। चलो 3, 2, 1, यहाँ पर आपके 10 सेकेंड्स खत्म होते हैं। कह रहे इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ सकता है, क्यों? जब हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो वहां पर हमने ट्यूशन और इन्फ्लेशन को कंपेयर किया भी था लास्ट में, है ना। कह रहे थे कि अमेरिका ने बहुत बड़ा गैप नोटिस किया है इन्फ्लेशन और ट्यूशन के बीच में, किया था, है ना। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इसके रिलेटेड क्लू भी दिया गया है। नेक्स्ट है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। क्या कोई चीज़ एग्जाम्पल से बड़ी हो सकती है? जैसे हम बोलते हैं टेक एन इन्फ्रेंस फ्रॉम हिम, टेक एन इन्फ्रेंस फ्रॉम शर्मा जी का लड़का, मतलब क्या है, शर्मा जी के लड़के से कुछ सीखो, एग्जाम्पल लो, है ना। तो एग्जाम्पल से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट ईयर है इनॉक्वस। इनॉक्वस जब आपने लिखा था इनिमिकल, उसका मतलब था हार्मफुल। इनॉक्वस होता है उसका ऑपोजिट, जिसका मतलब होता है हार्मलेस, मतलब जो चोट ना पहुंचाए। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जो अप्रोप्रिएट है, जो सूटेबल है। जैसे हमने आपसे बोला फिल इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो हम ये भी बोल सकते थे फिल इन द मोस्ट कॉन्ग्रुअस वर्ड, है ना। और इनकॉन्ग्रुअस लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अनसूटेबल वर्ड, अनसूटेबल, इनअप्रोप्रिएट, इसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। तो बताओ किससे, क्या हार्मलेस की कोई बात है? हार्मलेस से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? नहीं। क्या अनसूटेबल से ज्यादा तेजी बढ़ रहा है? नहीं। किससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? इन्फ्लेशन से। ग्रेटर रेट दैन, देखो जब कंपैरिजन करोगे दैन तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी से ही तो कंपैरिजन होगा ना, दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा आपस में, है ना। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होना चाहिए वो सब्जेक्ट का होना चाहिए। सब्जेक्ट होता है नाउन या फिर प्रोनाउन,
और इन्फ्लेशन हमारा नाउन है, क्योंकि जितने वर्ड्स ION में एंड होते हैं वो सारे के सारे नाउन्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो क्या बनेगा? द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन अ कंटिन्यूइंग टॉपिक फॉर डिबेट इन रीसेंट डेकेड्स। अमेरिकन सोसाइटी emphasizes the importance of education after high school, yet the cost of undergraduate and advanced degree continually rises at a greater rate than inflation. अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो ये आ गया है फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ स्लाइड आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन की स्लाइड आपके सामने। बताइए क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक में आई विल गिव यू द ऑप्शंस। पहले हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमिटी ऑन स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट, स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट की जो एडवाइजरी कमिटी है उनके अकॉर्डिंग ये बात पता चली है कि कॉस्ट फैक्टर्स की वजह से 48% कॉलेज क्वालिफाइड हाई स्कूल ग्रेजुएट्स अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, ठीक है, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है परसुइंग, वैसे हम परसुइंग वर्ड तो वैसे यूज करते हैं, आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ कॉमर्स, आई एम परसुइंग मास्टर्स इन कम्युनिकेशन, इस तरह से यूज करते हैं, राइट। बट यहां पर क्या ये करेक्ट होगा? जैसे ऑप्शन है प्रेफर, बी है परपीचुअल, सी है परफंक्ट्री, डी है प्रीडिलेक्शन और ई है नो चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है, नो चेंज रिक्वायर्ड। अब देखो क्या कह रहे हैं कि एडवाइजरी कमिटी, 10 सेकेंड है आपके पास, समझ लो, सोच लो जल्दी से क्या होगा, ठीक है। एडवाइजरी कमिटी स्टूडेंट के फाइनेंशियल असिस्टेंट की जो है उन्होंने बताया है कि कॉस्ट फैक्टर्स 48% कॉलेज क्वालिफाइड हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को परस्यू नहीं करवा पाते हैं अपनी आगे की एजुकेशन, ठीक है। तो 48% कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। चलिए 10 सेकेंड भी आपका कंप्लीट हो गया है। परस्यू वर्ड तो हम वैसे यूज़ करते हैं, परस्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को परस्यू करना, किसी चीज़ को एक्वायर करना धीरे धीरे, है ना। तो प्रेफर का मतलब क्या होता है? प्रेफर मतलब क्या होता है? प्रायोरिटी देना, किसी एक चीज़ को दूसरे के ऊपर चूज करना, ठीक है। प्रेफर मतलब क्या होता है? चूज करना। तो यहाँ पे चूज का कोई सेंस ही नहीं है। परपीचुअल का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, कोई चीज़ जो कंटिन्यूसली चली जा रही है, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही है। तो एक बात बताओ, क्या वो परस्यू कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो परपीचुअल होगा यहाँ पे, फ्रॉम परपीचुअल फर्दर एजुकेशन, नहीं। फिर लिखा है परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब होता है जब आप कोई काम करते हो तो आप बोर होके काम करने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए आपकी 8 घंटे की अंग्रेजी क्लास लग जाए, भाई 1 घंटा करना पढ़ना मुश्किल हो जाता है, 4 घंटे 8 घंटे, बाप रे बाप, नाम ही सुन के ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे, है ना। एनीवे, तो परफंक्ट्री वर्ड दिया हुआ है। सपोज करिए आपकी 8 घंटे की क्लास है, तुम 2 घंटा आराम से पढ़ लोगे, 4 घंटा आराम से पढ़ लोगे, लेकिन 4 घंटे पढ़ने के बाद जो आगे वाले 4 घंटे होंगे तुम अपने टीचर की बहुत इज्जत करते होगे, तो तुम बैठोगे तो सही, लेकिन वो क्यों हो रहा होगा? कैरीड विदाउट इंटरेस्ट। तो परफंक्ट्री का मतलब क्या होता है? कैरीड विदाउट इंटरेस्ट। जब कोई काम बिना इंटरेस्ट के किया जाता है तो हम बोलते हैं परफंक्ट्री। और लास्ट वर्ड है प्रेडिलेक्शन, मतलब होता है फॉन्डनेस, लाइकिंग, मतलब आप जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ प्रीडिलेक्शन टुवर्ड्स चॉकलेट्स, तो मतलब क्या हुआ कि मुझे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रीडिलेक्शन मतलब लाइकिंग, पसंद करना, तो प्रीडिलेक्शन। यहाँ पर बताइए क्या होगा? कॉस्ट फैक्टर्स की वजह से हाई स्कूल ग्रेजुएट्स आगे की पढ़ाई प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, चूज तो कर रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। फिर परपीचुअल होगा नहीं। परफंक्ट्री, पढ़ाई इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पा रहे। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो क्या पैसे मायने रखते? नहीं, पैसे मायने नहीं रखते। तो यहाँ पर पैसे की वजह से बोला जा रहा है कि वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। करना तो चाहते हैं, इंटरेस्ट तो है, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉस्ट वी कैन नॉट डू इट। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है फॉन्डनेस, तो यहाँ पर कोई पसंद की बात नहीं हो रही है, वो क्या फर्दर एजुकेशन को पसंद कर रहे हैं? नहीं, फर्दर एजुकेशन को वो परसू नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है परसूइंग एज ऑप्शन नंबर ई, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा आंसर इस बार क्या होगा? नो चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है, नो चेंज रिक्वायर्ड।
चलिए अब देखते हैं फिफ्थ वाले ऑप्शन के लिए हमारे पास, फिफ्थ वाले क्वेश्चन के लिए रादर हमारे पास क्या ऑप्शंस रखे हुए हैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन अब आ गया है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द करंट सिस्टम रिक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अभी का जो सिस्टम है वो ये चाहता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करें, डैश एक्सटेंसिव डेट with the expectation that they gain dash post graduate employment। अच्छा, वो करंट सिस्टम चाहता है कि स्टूडेंट्स अपने डेट को, अपने कर्ज को ज्यादा से ज्यादा कर्ज ले, ताकि ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि आने वाले समय में उनको क्या हो जाएगा, उनको ऐसी जॉब मिल जाएगी कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपने लोन्स रीपे कर पाएं। अच्छा ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्स मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू डैश। तो ऑप्शन में जो दिया है डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब होता है वैनिश, डिसअपियर। तो क्या अभी का सिस्टम ये चाहता है कि स्टूडेंट्स अपने डेट को खत्म कर दें, डिसअपियर कर दे, वैनिश कर दे? अगर ये चाहता होता तो क्या कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ती? नहीं बढ़ती, राइट। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो देखते हैं। लिखा है अक्रू, फिर है अक्यूमुलेट, सी दिया है एक्रीमोनियस, डी दिया है अक्रेडिटेड, ई ऑप्शन है नो चेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो चेंज रिक्वायर्ड। अब देखो ऑप्शंस पे अगर हम जाते हैं तो आपके पास अगेन 10 सेकेंड्स का समय है, जल्दी से बताइए क्या होगा। कि करंट सिस्टम रिक्वायर करता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सटेंसिव डेट क्या करें, डिसिपेट। तो डिसिपेट जो वर्ड दिया हुआ है, डिसिपेट, इसका मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसका मतलब क्या होता है, वैनिश या डिसअपियर। वैनिश या डिसअपियर मतलब कोई चीज गायब हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि करंट सिस्टम चाहता है कि सारे डेट, सारे कर्ज स्टूडेंट्स के खत्म हो जाएं? अगर वो ये चाहता तो क्या वो एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ाते? बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, हो गए आपके 10 सेकेंड खत्म। तो अब देखो वैनिश और डिसअपियर तो चाहता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन वो तो गलत हो गया। फिर लिखा है अक्रू, अक्रू का मतलब क्या होता है, एक तो अक्रू का मतलब होता है रिजल्ट, अराइज, बढ़ाना, ठीक है, एक मतलब होता है रिजल्ट या अराइज, दूसरा मतलब इसका भी होता है एलोकेट करना, इकट्ठा करना, ठीक है, एलोकेट करना, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना, ठीक है। फिर उसके बाद अक्यूमुलेट आया है, अक्यूमुलेट वर्ड जो दिया हुआ है इसका मतलब भी क्या होता है, एलोकेट, इकट्ठा करना, ठीक है, गेटिंग टुगेदर, गेट टुगेदर। फिर उसके बाद एक्रीमोनियस है, जिसका मतलब क्या होता है, बिटर या एंग्री। कोई इंसान होगा, लिविंग थिंग होगी तो गुस्से की बात करेगा, एक्रीमोनियस एंग्री, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो बिटर मतलब होता है कड़वा, ठीक है। अक्रेडिट मतलब गिव क्रेडिट टू, किसी को क्रेडिट देना, ठीक। तो ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो ऑप्शंस कुछ इस तरह से, अक्रू, अक्यूमुलेट। तो बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या करेंगे, वो क्या चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि अक्यूमुलेट किया जाए, क्या वो चाहते हैं अक्रू किया जाए? तो अक्रू, देखो अक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, लेकिन ओवर टाइम, मतलब कुछ लंबे समय तक इकट्ठा करना। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, डेट को वो क्या करें, तुरंत लेकर आए, तुरंत एडमिशन ले लें, है ना। तो अक्यूमुलेट, डेट को क्या करें, कर्ज को क्या करें, एलोकेट, अक्यूमुलेट करें। एक्रीमोनियस, बिटर और एंग्री तो करेंगे नहीं, है ना। क्रेडिट उसका किसी को देंगे नहीं, अक्रेडिट मतलब होता है आई गिव दिस क्रेडिट टू माई फ्रेंड, है ना। आपने कुछ अचीवमेंट कर दी, आप उस अचीवमेंट को अपने फादर को देना चाहते हो या अपनी मदर को देना चाहते हो या अपने फ्रेंड को देना चाहते हो, तो आप लिखोगे आई अक्रेडिट माई अचीवमेंट टू माई फ्रेंड्स और माई फादर, ठीक है। तो अक्रेडिटेड यहाँ पर नहीं लगेगा, डेसिपेट लग नहीं सकता, पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, दैट इज अक्यूमुलेट। अक्रू भी लग सकता था, लेकिन बस ओवर टाइम कुछ लंबे समय की बात हो गई, इस वजह से ये गलत हो गया और हमारा अक्यूमुलेट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, अक्यूमुलेट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिर कह रहे हैं विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे गेन। इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो चाहते हैं, अभी का सिस्टम ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करें, डेट को इकट्ठा करें, कर्ज लेकर आए, और फिर उसके बाद वो एक्सपेक्टेशन रखें कि आने वाले समय में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उनका लोन्स वो एम्प्लॉयमेंट हेल्प करेगी रीपे करने में, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं।
लासिवियस होगा, लूशियस होगा, ल्यूक्रेटिव होगा, कैप्रिशियस होगा, या फिर नो चेंज रिक्वायर्ड होगा। बताओ क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए। 10 सेकेंड अगेन आपके पास है। क्या होगा, कैसी एम्प्लॉयमेंट का एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स को रखना है। एक बार उनका पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए तो उनको कैसी पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट की क्या करनी है, एक्सपेक्टेशन रखनी है। बताओ। ऑप्शन में जो दिया हुआ है अनप्रॉफिटेबल, राइट। 10 सेकेंड आपके खत्म हो गए, ठीक। अनप्रॉफिटेबल दिया हुआ है। अनप्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट अर्न ना करे। अगर एक बात बताओ, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो क्या वो अपना लोन रीपे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो वो क्या कह रहे हैं कि लोन्स, इस समय का सिस्टम ये चाहता है लोन ले लो, पढ़ाई कर लो, और फिर उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट हो जाए, जब जॉब लग जाए तो आप उसको वापस कर देना। तो ये नो अनप्रॉफिटेबल वाली कंडीशन गलत हो गई। फिर क्या है लासिवियस। लासिवियस का मतलब क्या होता है, लेचरस। लेचरस का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में इसको बोलते हैं हवस, ठीक, सरल भाषा में इसको यही बोलते हैं। लूशियस मतलब क्या होता है, लूशियस होता है मम्मी के हाथ का बना वो खाना, क्या होता है, डिलीशियस, है ना, तो ये होता है लूशियस। ल्यूक्रेटिव मतलब होता है प्रोडक्टिव, जो आपके काम में आए, जो आपको कुछ प्रोड्यूस करके दे। और कैप्रिशियस मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल जो चेंज होता रहे, या फिर चेंज करने योग्य बोलेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो क्या करें, विद दिस एक्सपेक्टेशन, विद एक्सपेक्टेशन दैट दे गेन, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उनको लेक्चरस जॉब मिले, मतलब हवस वाली जॉब नहीं भैया, ऐसी जॉब ना मिले। फिर कह रहे डिलीशियस जॉब मिले, टेस्टी जॉब होती है, नहीं होती। फिर कह रहे प्रोडक्टिव जॉब, प्रोडक्टिव जॉब हो सकती है क्योंकि वो जितना काम करे उतना पैसा उनको दिया जाए, पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अपने लोन्स रिपे कर पाएंगे। फिर कह रहे चेंजेबल जॉब। चेंजेबल जॉब कोई प्रेफर करता है क्या कि एक आज 6 महीने इसमें काम कर लिया, 6 महीने उसमें काम कर लिया, 6 महीने उसमें काम कर लिया, नहीं, ऐसी जॉब उनको नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। वो क्या कह रहा है कि उस एक्सपेक्टेशन के साथ जाए कि उनको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, प्रोडक्टिव जॉब मिलेगी, जिसके साथ वो अपने लोन्स को रीपे कर पाएंगे। तो ऐसा आएगा, अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमिटी ऑन स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट, कॉस्ट फैक्टर्स प्रिवेंट 48% of college qualified high school graduates from pursuing further education. The current system requires the majority of students to क्या करें, accumulate extensive debt with the expectation that they gain profitable, that is lucrative postgraduate employment to repay their loans. चलिए अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 7th वाले क्वेश्चन में हमारे साथ क्या पूछा गया है और क्या ऑप्शंस इसके लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर आ गई है। द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन रेजेस सेवरल डैश इशूज। कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन है वो काफ़ी सारे इशूज़ को जन्म देती है। इशूज़ को जन्म देती है मतलब किस तरह के, तो यहाँ पर हमें यही डिफाइन करना है कैसे इशूज़। जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वो है एथिकल। एथिकल मतलब होता है एथिक्स वाले, जो प्रिंसिपल्स से रिलेटेड होते हैं, लॉफुल होते हैं, उन इश्यूज़ को जन्म देती है, ठीक है। और ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है अमॉरल, फिर दिया है इथेरियल, फिर दिया है एक्सक्विजिट, देन यू हैव इमोरल, और लास्ट ऑप्शन है नो चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है। नो चेंज रिक्वायर्ड में आपका ऑप्शन में क्या दिया है, एथिकल, ठीक। एथिकल मतलब रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स, रिलेटेड टू रेगुलेशंस, रिलेटेड टू रूल्स, ठीक। तो अब यहाँ पर पहला वर्ड दिया हुआ है अमॉरल। अमॉरल शब्द का मीनिंग क्या होता है आप ये बताएं, और बताएं क्या, ये आप जल्दी से सोचिए कि 10 सेकेंड्स में इसका आंसर क्या हो सकता है। इश्यूज़ की बात है, हायर एजुकेशन की इश्यूज़ की बात है। ये भी ध्यान रखना कि एजुकेशनल चीज़ से रिलेटेड अगर चीज़ें हैं तो क्या एजुकेशन चीज़ से रिलेटेड हमारी ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से, अमॉरल और इमॉरल काफ़ी हद तक सेम लगता है हम लोगों को, राइट। तो अमॉरल और इमॉरल में डिफरेंस सबसे पहले ही समझ लेते हैं। अमॉरल का मतलब होता है अनप्रिंसिपल्ड। अनप्रिंसिपल्ड मतलब गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो
है वो चीज़ होती है कि हाँ ठीक है लॉफुल है कि उसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और इमोरल का मतलब होता है बैड, डिसीविंग। जब आप किसी को धोखा देके कुछ काम करते हो तो वो इमोरल होता है, ठीक। और इथेरियल और एक्सक्विजिट का मतलब होता है ब्यूटीफुल या डेलिकेट, ब्यूटीफुल या डेलिकेट, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, अमोरल और इमोरल। देखो अमोरल और इमोरल को तो जन्म देगी नहीं, ऐसे इश्यूज को तो जन्म देगा नहीं, और ब्यूटीफुल और डेलिकेट का यहाँ पर कोई सेंस आ नहीं रहा है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एथिकल इश्यूज को ही जन्म दे सकते हैं। इसमें आप कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकते, इसमें आप कोई सोसाइटी के अगेंस्ट वाली बात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नो चेंज रिक्वायर्ड, जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ है एथिकल, जो हमारा ऑप्शन ही सही है। चलिए देखते हैं 8th वाले के लिए क्या ऑप्शंस हैं और क्या लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन पहले ये देख लेते हैं, अमेरिकन कमर्शियल सोसाइटी द डैश। अच्छा, अमंग दीज आर द परपिचुएशन ऑफ द साइकिल ऑफ डेट इन अमेरिकन कमर्शियल सोसाइटी। इन सारे इश्यूज में से क्या आ रही है, एक इशू ये भी है कि साइकिल ऑफ डेट जो है अमेरिकन कमर्शियल सोसाइटी में वो लगातार बनता चला जा रहा है। द डैश ऑफ डिफरिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कॉस्ट। अच्छा, क्या हो रहा है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी। क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और कॉस्ट इमेजिनरी है? नहीं है। इमेजिनरी नहीं है तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, चलिए यही देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हायरार्की, then you have dichotomy, then you have trichotomy, उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं ट्रांसग्रेशन, और फिर ऑप्शन है नो चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से बताइए आप। हाइपोथेटिकल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसकी मीनिंग है इमेजिनरी। अमेरिकन कमर्शियल सोसाइटी द डैश ऑफ डिफरिंग हायर एजुकेशंस, तो क्या होगा बताओ। हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता क्योंकि हम इमेजिनेशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहे ना, इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहे तो हाइपोथेटिकल हो नहीं सकता। तो क्या हो सकता है, हायरार्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन उतना बड़ा उसका उसी कोर्स का कॉस्ट है ना, तो ये तो कह सकते हैं। डाइकोटॉमी और ट्राइकोटॉमी का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है डिवाइडेड, दोनों का मतलब होता है डिवाइडेड, लेकिन डाइकोटॉमी इनटू 2 और ट्राइकोटॉमी इनटू 3, और ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है क्राइम या ऑफेंस, क्राइम या ऑफेंस। तो बताओ क्या होगा, क्या ऑप्शन हो सकता है। हायर एजुकेशन का कॉस्ट काफ़ी सारे इश्यूज को जन्म देता है, उनमें से कुछ इश्यूज हैं जैसे डेट की जो साइकिल है वो बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद ये लिखा है अमेरिकन सोसाइटी जितनी ज़्यादा कॉस्ट उतना ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और जितना ज़्यादा हायर एजुकेशन होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट होगा। तो क्राइम और ऑफेंस से कोई रिलेशनशिप नहीं है। हायरार्की ज़रूर लिख सकते हो, हाँ अगर गवर्नमेंट है तो कम पैसा लगेगा, प्राइवेट है लो क्वालिटी का है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, प्राइवेट है बहुत अच्छा है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, नंबर 1 है इंडिया में तो उसमें और ज़्यादा पैसा लगेगा, है ना। तो इस तरह से ये हायरार्की बढ़ती चली जाती है एजुकेशन सिस्टम की भी और उसके कॉस्ट की भी। तो 8th ऑप्शन के लिए, 8th क्वेश्चन के लिए हायरार्की हमारा परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9th वाले के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो आपके सामने है, वो हम पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, द रिजल्टिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड रेशियल इनइक्वालिटीज इन कॉलेज डेमोग्राफिक्स। ये हमने आपको बता ही दिया पहले से, क्या कि रेशियल, इन सब चीज़ों में एक और इशू जन्म लेता है, क्या काहे का, रेशियल इनइक्विटीज़ का। मतलब ये काला है, ये गोरा है, ये इस जात का है, वो उस जात का है, ये इस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, हम इसके साथ बैठेंगे नहीं, हम उसके साथ बैठ जाएंगे, है ना। तो ये भी सब चीज़ें भी जन्म ले लेती हैं। बोथ एन एग्जामिनेशन ऑफ द करंट ट्रेंड्स एंड फिगर्स एंड ए क्लोजर लुक एट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। चाहे आप दोनों चीज़ें देख लें, चाहे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो, चाहे वो अभी करंट फिगर्स और ट्रेंड्स चल रहे हो, जब दोनों को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हायर एजुकेशन की स्थिति इस समय स्टेट इस समय ट्रबलसम है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है। एंड इट्स डैश ऑन आ कमर्शियल सोसाइटी, और उसका कमर्शियल सोसाइटी में क्या पड़ रहा है, क्या पढ़ रहा है ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं आर्केन, देन वी हैव अफर्मेटिव, उसके बाद लिखा है इफेक्टिव, और उसके बाद लिखा है इफेक्ट,
और फिर है नो चेंज रिक्वायर्ड। अब देखो हमें ये बताना है अगर कि उसका क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात हो गई, कुछ ना कुछ नाउन ही होना चाहिए ना। नाउन होना चाहिए तो ये IVE वाले शब्द तो वैसे ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि IVE वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो हमें नाउन चाहिए। एंड इट्स डैश, उसका, उसका क्या, उसका क्या, इट्स क्या, उसका क्या, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी चीज को ही तो बताओगे ना, और चीज हमेशा नाउन होती है, तो क्या होगा? एंड इट्स डैश, इट्स आर्केन। आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस, जो बहुत कम लोगों को समझ में आए उसको हम बोलते हैं आर्केन, ठीक है, अंडरस्टूड बाय फ्यू। अच्छा, इफेक्ट, और एक वर्ड है इफेक्ट और एक है इफेक्ट, एक है अफेक्ट और दूसरा है इफेक्ट। दोनों में काफी कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि अफेक्ट होता है वर्ब, मतलब क्या है? अफेक्ट होता है वर्ब, प्रभाव डालना, और उस प्रभाव को, जो डल के प्रभाव पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्ट। तो क्या होगा? नाउन प्लेस करना है ना। इफेक्ट होता है नाउन प्रभाव और अफेक्ट होता है वर्ब प्रभाव डालना। तो यहां पर क्या पड़ रहा है? इट्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट बना देगा, ठीक है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन आर कमर्शियल सोसाइटी, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन रेजेस सेवरल एथिकल इश्यूज, among these are the perpetuation of the cycle of debt in American commercial society, the dash of differing higher, the hierarchy of different higher education institutions and costs, and the resulting socio-economic and racial inequities in college demographics. Both an examination of current trends and figures and a closer look at a real-life example show the troublesome state of higher education and its effect ऑन आर कमर्शियल सोसाइटी। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी पैसेज से रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन पे हम आएंगे जल्दी से और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, रिसर्च इंडिकेट्स अ स्टीप अपवर्ड ट्रेंड, रिसर्च दिखाती है तीव्र बढ़ता हुआ ट्रेंड हायर कॉस्ट के एजुकेशन का 20वीं सदी में, थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। इन रीसेंट डेकेड्स, कुछ सालों में क्या हुआ है, कुछ 10 सालों में क्या हुआ है, अमेरिका ने विटनेस किया है इन्फ्लेशन और ट्यूशन के बीच में एक काफी वाइडनिंग गैप, काफी बड़ा गैप। एंड इनकमिंग फ्रेशमैन, एक अभी जो इनकमिंग फ्रेशमैन है, जो इसने अभी अभी क्या किया है, एडमिशन लिया है, उसको काफी सारी चीजों के चार्जेस को इनकर करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? इन्फर करना पड़ेगा। इन्फर का मतलब क्या होता है? इन्फर मतलब क्या होता है? इन्फर जो दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है? मीन करना, राइट? What inference can be drawn through this? मतलब इन्फर क्या कर रहे हो, मीन क्या कर रहे हो, इम्प्लाई क्या कर रहे हो, दिस इज व्हाट वी मीन, ठीक है। तो यहां पर देखो कॉस्ट की बात हो रही है, अलग अलग इंश्योर करेगा, इनकर्स करेगा, इंसिस्ट करेगा, इन्फ्लेट करेगा, या नो चेंज रिक्वायर्ड। बताइए क्या होना चाहिए यहां पर? अब बताओ। देखो, इंश्योर तो नहीं करेगा, कॉस्ट को, चार्जेस को इंश्योर करेगा नहीं। इंसिस्ट मतलब प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस, ये होता है इंसिस्ट करना, मतलब तो इंसिस्ट नहीं हो सकता। इंसिस्ट मतलब क्या होता है? किसी को पर्सुएट कराना, कोई काम कराने के लिए। इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना, तो हवा भरेगा नहीं चार्जेस में, क्या करेगा? चार्जेस को इनकर्स करेगा। अच्छा, इसका एक छोटा सा हिंट भी था, क्या? कि यहां पर लिखा हुआ है एन इनकमिंग, है ना, लिखा हुआ है एन इनकमिंग। एन का मतलब क्या होता है? वन। तो वन है तो वर्ब भी कैसा लगना चाहिए था? सिंगुलर। ना इन्फ्लेट सिंगुलर है, ना इंसिस्ट सिंगुलर है, ना इंश्योर सिंगुलर है, ना इन्फर सिंगुलर है, सिर्फ इनकर्स ही सिंगुलर है। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। तो ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों आपको हेल्प करेगी जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करने जाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।